सीटेट या स्टेट अर्थात प्रांतीय अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर राधा रमण क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, पूर्व की वीडियो में हम लोग हिंदी भाषा के सामान्य परिचय पर चर्चा किए थे। आप लोगों ने वीडियो को देखा, मैं समझता हूँ कि उसे आप सुने भी होंगे, समझे भी होंगे, लेकिन आप लोग वीडियो के संदर्भ में कोई कमेंट नहीं लिखे कि क्या आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, नहीं लगी, क्या सीटेट और टेट की परीक्षाओं के लिए उपयोगी है या नहीं है। यदि आप लोग अपना सुझाव नहीं रखेंगे, अपना विचार नहीं रखेंगे, तो कोई भी मार्गदर्शक कैसे जान सकेगा कि हमारा प्रयास सफल हो रहा है, सार्थक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए प्रिय छात्रों, कमेंट में अवश्य आप वीडियो के संदर्भ में लिखें। अच्छा है तब भी लिखें, नहीं है तब भी लिखें, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। अगर अच्छी नहीं है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि ये वीडियो अच्छी नहीं है, इसकी सामग्री अच्छी नहीं है, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में नहीं आ सकते हैं। तो कम से कम हमें अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को व्यक्त करने का पता तो चलेगा कि हमने जो किया वह सार्थक है कि निरर्थक है। इसलिए आप लोग वीडियो को देखते समय कमेंट में उसके संदर्भ में अपना सुझाव अवश्य दें, क्योंकि सुझाव एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारी बात पर ध्यान देंगे और इस वीडियो के संदर्भ में अपना सुझाव अवश्य देंगे। प्रिय छात्रों, सीटेट और टेट्स की परीक्षाओं से संबंधित हिंदी भाषा का यह दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग भाषा शब्द पर चर्चा शुरू करेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप सीटेट की विभिन्न राज्यों की टेट की परीक्षाओं को देखें, प्रश्न पत्रों को देखें, तो यहाँ से प्रायः 2-2, 3-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रिय छात्रों, भाषा के अंतर्गत हम लोग भाषा का अर्थ, भाषा की परिभाषा, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा का स्वरूप क्या है, भाषा के आधार क्या हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं, भाषा की विशेषता क्या होती है और भाषा का महत्व क्या होता है, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज के क्लास में हम लोग भाषा के अर्थ और परिभाषा पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा सीटेट के प्रश्न सही नहीं होंगे। तो आइए हम लोग भाषा के अर्थ से अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रिय छात्रों, भाषा का अर्थ होता है बोलना या वाणी की अभिव्यक्ति। प्रिय छात्रों, बोलना एक कला है, सबको बोलने नहीं आता है। बोलने में कौशल प्राप्त करना मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। आप देखते होंगे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जैसे लगता है कि काटने दौड़ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं उनकी बातों को सुनने का दिल करता है।
बहुत से लोग संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपने बातों को प्रस्तुत करते हैं, बातों को रखते हैं। अब बहुत लोग बिना संदर्भ का ही बकबक बकबक क्या करते हैं। तो बोलना एक बहुत बड़ा कला है, कला यानी कौशल है, और वही वक्ता कुशल होता है जो संदर्भ तथा स्थिति के अनुसार अपनी बातों को प्रस्तुत करता है। क्योंकि बोलना भाषा की अभिव्यक्ति का बहुत बड़ा परिचायक होता है। आप जितने ही स्पष्ट सुंदर शब्दों में अपनी बातों को रखेंगे उतना ही आपको अच्छा वक्ता माना जाता है, बोलने वाला माना जाता है। तो बोलने का कौशल जो है वह संदर्भ और स्थिति पर ही निर्भर करता है। प्रिय छात्रों, भाषा की अभिव्यक्ति में बोलना और लिखना का महत्व होता है। तो जब तक आप बोलेंगे सुंदर नहीं, स्पष्ट नहीं, सरल नहीं, तब तक अच्छा लिख भी नहीं सकते हैं। तो ये बोलना एक बहुत बड़ी कला है। वाणी की अभिव्यक्ति, बोलना यानी ध्वनि वाणी है। तो वाणी की अभिव्यक्ति या बोलना भाषा का अर्थ होता है। इस अर्थ के आधार पर सामान्यतः हम भाषा शब्द को परिभाषित कर सकते हैं कि जिन ध्वनियों के माध्यम से जीव अपने भावों एवं विचारों का परस्पर आदान प्रदान करता है उसी को भाषा कहते हैं। भाषा मात्र ध्वनि होती है, ऐसी ध्वनि जिसके माध्यम से जीव एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करता है, एक दूसरे के समीप आता है। यदि भाषा न होती तो कोई किसी के पास बैठता नहीं, कोई किसी के पास आता नहीं। तो भाषा मात्र एक ध्वनि होती है, यानी ऐसी ध्वनि जो विचार विनिमय का साधन है, विचार विमर्श का माध्यम है, संपर्क का माध्यम बनती है। इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है। प्रिय छात्रों, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो सबसे छोटी इकाई, भाषा की मौलिक इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि के ही लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं, वर्ण के योग को शब्द कहते हैं और शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो ये भाषा के इकाइयों का क्रम है: ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो कभी जो है आप देखते होंगे कि परीक्षा में जो ऑप्शनल दिए जाते हैं तो ऑप्शनल में वर्ण, शब्द, वाक्य कुछ और दे देते हैं। कभी कभी पूछते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है और उसमें आपको ऑप्शनल में ध्वनि, शब्द, वाक्य दे देते हैं। तब तक तो मामला ठीक है कि अगर सिंगल ध्वनि आती है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा गया और ऑप्शनल में वर्ण है तो वर्ण मार देंगे। लेकिन प्रश्न तब समस्या बनता है जब ऑप्शन में ध्वनि और वर्ण दोनों आ जाता है। प्रश्न पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है और ऑप्शन में ध्वनि भी हो और वर्ण भी हो, तो वहाँ पर बच्चा बड़ा कन्फ्यूजन में पड़ जाता है। किताबों में आप पढ़ते हैं कि भाषा की छोटी इकाई ध्वनि भी है, कहीं पढ़ते हैं कि भाषा की छोटी इकाई वर्ण भी है। अब इसमें बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सबसे पहले ध्वनि, नाद का जन्म हुआ। इसी नाद को जब हम लिखित रूप दिए
तो ये वर्ण बन गया। तो अगर वर्ण और ध्वनि दोनों ऑप्शन में होते हैं तो हमें ध्वनि को मानना चाहिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि ही होती है। तो हम लोगों ने भाषा की परिभाषा पढ़ा कि भाषा एक ऐसी ध्वनि है जिसके माध्यम से जीव अपने भावों और विचारों का परस्पर आदान प्रदान करता है। प्रिय छात्रों, भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा अपने अपने दृष्टिकोण से भाषा को परिभाषित किया गया है। ऐसे विद्वानों में एक नाम बर्नार्ड ब्लॉक व जॉर्ज टाइगर का मिलता है। अब देखें, आपकी परीक्षा में सीटेट में कई बार विद्वानों के अनुसार पूछा गया है कि किसकी परिभाषा है। भविष्य में भी होने वाली सीटेट की परीक्षाओं में, टेट की परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बर्नार्ड ब्लॉक व जॉर्ज टाइगर साहब ने भाषा को परिभाषित करते हुए कहा था कि भाषा स्वेच्छागत वाक्य प्रतीकों की वह प्रणाली है जिसके द्वारा सामाजिक समूह संगठित रहता है। प्रिय छात्रों, ब्लॉक और टाइगर जी भाषा यानी कि ध्वनि को एक स्वेच्छागत बोलने का प्रतीक स्वीकार किया। स्वेच्छागत यानी हमें अपनी इच्छानुकूल जिन ध्वनियों को स्वीकार करते हैं, जिन प्रतीकों को मान्यता प्रदान करते हैं, वह प्रणाली व्यवस्था है जिसके द्वारा सामाजिक समूह संगठित होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सामाजिक समूह संगठित होता है, यानी कि सामाजिक समूह को संगठित होने वाली जो स्वेच्छागत ध्वनि होती है उसी को ब्लॉक और टाइगर जी ने भाषा शब्द से अभिहित किया था। प्रिय छात्रों, भाषा को परिभाषित करने वाले विद्वानों में स्वीट का भी उल्लेख किया जाता है। स्वीट नामक विद्वान ने भी भाषा शब्द को जो है परिभाषित किया। स्वीट जी ने भाषा को परिभाषित करते हुए कहा था कि भाषा ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण भाषा होता है। ध्वन्यात्मक, क्योंकि जब तक आप ध्वनि नहीं निकलेगी मुख से तब तक जो है आप अपनी बात किसी से कह नहीं सकते हैं। तो स्वीट जी ने यह विचार व्यक्त किया कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपने विचारों को, अपने भावों को प्रकट करना ही भाषा होता है। ध्वनियों के द्वारा जब हम अपने भाव को प्रकट करते हैं, किसी के समक्ष रखते हैं, तो उसी को भाषा के रूप में जाना जाता है। प्रिय छात्रों, भाषा शब्द को परिभाषित करने वाले विद्वानों में क्रोचे का भी उल्लेख किया जाता है। क्रोचे जी ने भाषा शब्द को परिभाषित करते हुए कहा कि भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं। यानी क्रोचे जी का मानना था कि जो ध्वनियाँ हैं, भाषा है, वह सीमित और व्यक्त, क्योंकि ध्वनियाँ दो तरह की होती हैं, एक व्यक्त होती है और एक अव्यक्त होती है। अव्यक्त क्या होती है आगे हम लोग भेद पर जब चर्चा करेंगे तो मैं आपको बतलाऊंगा। व्यक्त का मतलब कि समझना। तो भाषा सीमित है और समझने वाली ध्वनियों का नाम है। जो समझने वाली ध्वनियाँ हैं और जो सीमित ध्वनियाँ हैं उसी का नाम जो है भाषा है, जिसको मनुष्य या हम अपने विचारों, अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए संगठित करते हैं, अभिव्यक्त करने के लिए एकत्रित करते हैं। तो क्रोचे जी ने भाषा को संगठित करने की अभिव्यक्ति के लिए एकत्रित किया गया सीमित और व्यक्त रूप स्वीकार किया था। प्रिय छात्रों, भाषा को परिभाषित करने वाले विद्वानों में बेंद्रे
जी का भी उल्लेख किया गया। बेंद्रे जी ने भाषा शब्द को परिभाषित करते हुए कहा कि भाषा मनुष्यों के बीच संचार व्यवहार के माध्यम के रूप में एक प्रतीक व्यवस्था है। बेंद्रे जी का मानना था संचार व्यवहार, संचार का मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, इसी को हम लोग संचार कहते हैं। व्यवहार का मतलब क्रियाकलाप। तो भाषा जो है वो मनुष्यों के बीच, यानी कि 2, 3, 4 लोगों के बीच भावों और विचारों को प्रस्तुत करने, प्रसारित करने का एक माध्यम, एक प्रतीक व्यवस्था है। प्रतीक का मतलब संकेत। तो हम संकेतों के द्वारा भी अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करते हैं। प्रिय छात्रों, भाषा को परिभाषित करने वाले विद्वानों में सीताराम चतुर्वेदी का भी उल्लेख किया जाता है। सीताराम चतुर्वेदी जी का मानना था कि भाषा विचाराभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। इनका मानना था कि मनुष्य द्वारा, जीव द्वारा जो भी अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है, एक दूसरे तक पहुंचाया जाता है, तो उसी अभिव्यक्ति के प्रमुख साधन के रूप में हम भाषा को स्वीकार करते हैं। प्रिय छात्रों, भाषा को परिभाषित करने वाले विद्वानों में सुमित्रानंदन पंत, ये बहुत बड़े छायावादी कवि भी थे और इन्होंने लोकायतन नामक ग्रंथ की रचना की, जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो जब हम आपको साहित्य पढ़ाएंगे, रचना और रचनाकार पढ़ाएंगे, तो उसमें इन कवियों के काल, इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं पर चर्चा करेंगे। तो सुमित्रानंदन पंत जी ने भाषा शब्द को परिभाषित किया कि भाषा संसार का नादमय, नाद का मतलब होता है स्वर, नाद का मतलब होता है धुन। तो भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व के हृदय तंत्री की झंकार है, जिनके स्वर में अभिव्यक्त पाती है। तो इन्होंने भाषा को जो है एक नादमय चित्र स्वीकार किया। देखिए, प्रश्न काट के पूछता है कि किस विद्वान ने भाषा को संसार का नादमय चित्र स्वीकार किया है, या किस विद्वान ने भाषा को विश्व के हृदय तंत्री की झंकार कहा है। तो ये सुमित्रानंदन पंत जी की परिभाषा काट के भी परीक्षा में पूछी गई है, पूरी ना दे करके कुछ शब्द दे देते हैं। तो इन्होंने कहा था कि भाषा जो है, ध्वनि जो है, वह संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। देखिए, ध्वनि और ध्वनिमय, ध्वनि संज्ञा है और ध्वनिमय विशेषण है। तो उस ध्वनिमय का मतलब कि ध्वनि युक्त स्वरूप है, और विश्व की हृदय तंत्री, तंत्री का मतलब झनकार। तो ये ध्वनि जो है वह झनकार करती है। इसी के आधार पर हम लोग जब वर्ण पढ़ेंगे तो सघोष अघोष ध्वनियों का जो है सृजन हुआ था। तो इस तरह से सुमित्रानंदन पंत ने भाषा को नादमय चित्र, ध्वनिमय स्वरूप और हृदय तंत्री की झंकार के रूप में स्वीकार किया था। प्रिय छात्रों, भाषा को परिभाषित करने वाले विद्वानों में डॉक्टर श्याम सुंदर दास का भी महत्वपूर्ण स्थान लिया गया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भाषा शब्द को परिभाषित करते हुए कहा था कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा एवं मति का मतलब सुझाव का आदान प्रदान करने के लिए संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। यानी श्याम सुंदर दास का मानना था कि भाषा वह व्यवहार है जो मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा
एवं सुझाव का आदान प्रदान करती है, क्योंकि अपनी इच्छा के अनुसार। इसीलिए आपसे मैं कहा कि अपना सुझाव, क्योंकि हर व्यक्ति का किसी भी चीज को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जब तक ये आपका सुझाव नहीं आएगा तब तक कैसे पता चलेगा। तो इन्होंने कहा कि मत का आदान प्रदान, सुझाव का आदान प्रदान भाषा है। यानी अगर आप सुझाव देंगे, अपने सुझाव का आदान प्रदान करेंगे, तभी जो है किसी भी कार्य का वास्तविक परीक्षण हो सकता है। अब आप लोग एक भी सुझाव नहीं लिखे, देखे तो बहुत लोग, शेयर भी आप लोग किए, लेकिन सुझाव कोई नहीं लिखा। प्रिय छात्रों, सुझाव लिखना चाहिए, क्योंकि आपका सुझाव जो होगा वह बहुत ही कारगर साबित होगा। तो इस तरह से श्याम सुंदर दास ने भाषा को परिभाषित किया। श्याम सुंदर दास ने भाषा शब्द को एक और परिभाषा दिया और उन्होंने कहा कि भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। संकेत, ये जो ध्वनियों के संकेत बताए गए हैं, ध्वनियों के लिए जो संकेत मान लिए गए हैं, चिन्ह मान लिए गए हैं, तो उनका जो हम व्यवहार करते हैं उसी को हम भाषा कहते हैं। प्रिय छात्रों, भाषा शब्द को परिभाषित करने वाले विद्वानों में बाबूराम सक्सेना का भी उल्लेख किया जाता है। बाबूराम सक्सेना ने भाषा शब्द को परिभाषित किया कि जिन ध्वनि चिन्हों, ध्वनि होती है, ध्वनि का कोई रूप नहीं है, ध्वनि का कोई आकार नहीं है, जब उसी ध्वनि को इंगित करने के लिए, बतलाने के लिए कोई चिन्ह बनाया जाता है तो वह जो है वर्ण हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है। भाई, भिन्न ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। यानी समग्रता, समष्टि का मतलब समग्र और व्यष्टि का मतलब व्यक्तिगत। तो मनुष्य द्वारा जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग अपने भावों विचारों के विनिमय में, विनिमय मतलब आदान प्रदान करना, विनिमय करता है, आदान प्रदान करता है, उसी को समष्टि रूप से हम भाषा कहते हैं। प्रिय छात्रों, भाषा शब्द को परिभाषित करने वाले विद्वानों में रामचंद्र वर्मा का भी उल्लेख किया गया है। रामचंद्र वर्मा ने भाषा शब्द को परिभाषित करते हुए कहा कि मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है उसे हम भाषा कहते हैं। यानी रामचंद्र वर्मा ने भाषा को मन की बात बतलाने वाले के रूप में कहा, क्योंकि हम अपने जब मन की बात कहते हैं तो अपने मन की बात को शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं, वाक्यों के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे आपसे कोई पूछता है कि कैसे हैं, तो आप कहते हैं अच्छा हैं, तो ये शब्द हो गया। आपसे कोई पूछता है कि कहाँ जा रहे हैं, तो आप कहते हैं कि मैं बनारस जा रहा हूँ, तो ये वाक्य हो गया। तो अपने भावों और विचारों को शब्दों और वाक्यों के माध्यम से व्यक्त करने की कला को रामचंद्र वर्मा ने भाषा कह करके संबोधित किया था। प्रिय छात्रों, कबीरदास जो भारत के संत काव्यधारा के बहुत बड़े कवि थे, इन्होंने कहा था कि भाषा बहती हुई नीर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने कहा कि भाषा बहती हुई नीर है। नीर का मतलब पानी, कि जिस तरह से पानी जो है निरंतर प्रवाहित होता रहता है, उसी तरह से जब ध्वनियाँ निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं, चलती रहती हैं, तो वह भाषा का रूप प्राप्त कर लेती है। प्रिय छात्रों, ये तमाम विद्वानों द्वारा जो भाषा शब्द की परिभाषा दी गई,
इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषा सामाजिक मनुष्य के भावों एवं विचारों भाषा सामाजिक मनुष्य के भावों एवं विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का माध्यम है। यानी संसार में जितने भी जीव हैं, इनके भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का, एक दूसरे के भावों और विचारों के ग्रहण करने का एकमात्र माध्यम भाषा होती है। तो प्रिय छात्रों, भाषा को किन किन विद्वानों ने किस तरह से व्यक्त किया, कुशल वक्ता कौन होता है, किसे हम बोलने का कौशल कहते हैं, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। पुनः आपको एक बार स्मरण करा दूं कि वीडियो के संदर्भ में आप अपना सुझाव अवश्य लिखें, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा परिश्रम सार्थक हो रहा है कि निरर्थक हो रहा है। अगर आपके सुझावानुसार लगेगा कि हमारा परिश्रम निरर्थक हो रहा है, तो फिर आपका नेट खर्च करने का कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। और लगेगा कि नहीं, हमारा प्रयास सार्थक हो रहा है, तो मैं और उत्साह के साथ जो है परिश्रम करूंगा, कार्य करूंगा। तो प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने ये संकल्प लिया है कि पूरे सीटेट की सामग्री हिंदी भाषा की पेडागोजी से लेकर के व्याकरण तक आप तक निःशुल्क पहुंचाऊंगा। सिर्फ आपसे इतनी अपेक्षा करता हूं कि आप मेरे संकल्प को, मेरे उद्देश्य को सार्थक बनाने के लिए इन वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि अब तो आप जान ही रहे हैं कि सीटेट की जो परीक्षा होगी, अब पहले कुछ समय के लिए निर्धारित किया गया था कि इतने वर्ष तक लागू होगी, लेकिन अब तो आजीवन है। एक बार अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जीवन पर्यंत आपको इसका प्रमाण पत्र मिल जाएगा। आप जीवन भर शिक्षक से संबंधित फार्म भर सकते हैं। प्रिय छात्रों, एक सूचना और भी आपको मैं देना चाहता हूं कि जो 6 से लेकर के 8 तक के लिए सीटेट की, यूपी टेट की परीक्षाएं होती हैं, इनमें 60 प्रश्न समान अध्ययन का आता है, सामाजिक विषय का, जिसमें इतिहास से संबंधित प्रश्न, भूगोल से संबंधित प्रश्न, सिविक्स यानी संविधान से संबंधित प्रश्न, इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं 24 तारीख से सामान्य अध्ययन के रूप में इतिहास विषय पर भी आप तक सामग्री पहुंचाने का प्रयास करूंगा। उसके संदर्भ में मैं पाठ्यक्रम और संपर्क क्लास एक लूँगा। तो आपसे मेरी सिर्फ इतनी अपेक्षा है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, और जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो वह कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि जो भी सामग्री इस वीडियो पर, इस चैनल पर अपलोड हो, वो आप तक पहुंच जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर लिंक मैं भेज सकता हूं। अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे तो इतिहास से संबंधित सामग्री अगर भेजी जाएगी तो आप तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा जो भी प्रश्न पत्र आपका बताया कि टेस्ट भी कराऊंगा, तो ये सब चीज़ करेंगे। आप ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। प्रिय छात्रों, मेहनत करें, कर्म करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही हमारी अंतिम अभिलाषा है।